हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अगर आप भी अपने कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पर आपका टॉपिक एज अ सब्जेक्ट आपके पास इकोनॉमिक्स है या उस सिलेबस में इकोनॉमिक्स दिया हुआ है और वहाँ पर आपका टॉपिक मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी है, या मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, इस तरह के टॉपिक्स अगर आपके सिलेबस में हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। तो फटाफट से जुड़ जाइए हमारे चैनल और हमारे आज के सेशन के साथ, और बाकी जितने भी लोग हैं सभी को जोड़ दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें और एडवांटेज ले सकें, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट पर, एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम लोग चर्चा में रखेंगे। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल सेशन जो है हमारा हमेशा की तरह रहने वाला है। तो फटाफट से जुड़ जाइए और जोड़ दीजिए अपने सभी लोगों को। और अगर आज आप पहली बार आए हैं तो हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप लोग देख लीजिए। उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वरना तो वीडियो के लास्ट में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और एक लिंक आपको आई कार्ड पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ जानकारी होती नहीं है। चलिए वापस आते हैं अपने बैक टू टॉपिक के पास, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मनी के बारे में। मनी मतलब पैसा। पैसा क्या है जिसकी सबको ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, आपके पड़ोसियों को ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। कितनी ज़रूरतें हैं? अनलिमिटेड है। जितनी इच्छा है उतने पैसे की आवश्यकता है। तो मनी क्या है, वो पैसा क्या है, उनसे आप क्या करोगे? अगर आपके पास पैसा आ जाए तो क्या करोगे? तो आप कहोगे सर हम अपनी सारी विशेष पूरी कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका गाड़ी खरीदने का मन करेगा, आप गाड़ी खरीद लोगे। आपका घर खरीदने का मन करेगा, आप घर खरीद लोगे। अगर आपके पास और पैसा आ गया कि भाई प्राइवेट जेट भी ले सकते हो तो आप प्राइवेट जेट भी ले लोगे। लेकिन लोगे किस में? सर पैसे से। इसका मतलब क्या है कि आप जब कोई भी सामान लोगे उसके बदले उसकी वैल्यू को मेज़र किया जाएगा, और उसके इक्वलेंट बराबर में जितनी हमने वैल्यू मेज़र करी है उसके बराबर की वैल्यू आप उस पार्टी को दोगे, ताकि वो उस वैल्यू के वर्थ के इक्वल का सामान आपको क्या कर सके, बेच सके। इसका मतलब ये है कि दो लोगों के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होगी? जब उनके बीच में मनी का फ्लो होगा। अगर मनी नहीं होगा तो उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। और अगर हम बात करें तो इसी तरीके से हमारी कुछ रिसीप्ट्स होती हैं और कुछ क्या होती हैं, हमारी पेमेंट्स होती हैं, है ना। आज के टाइम में हम लोग जैसे करेंसी नोट्स या कॉइन्स का यूज़ ना करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। लेकिन मनी का फ्लो तो एक जगह से दूसरी जगह पर हो ही रहा है ना। एग्री। और अगर हम मनी को आगे डिस्कस करें तो हम आगे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत आराम से आज समझते हुए चलेंगे कि वास्तव में मनी क्या है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मनी अभी के लिए हमारे लिए क्या है? केवल एक मीडियम है, एक सोर्स ऑफ मीडियम है। किसी भी ट्रांजेक्शन या किसी भी गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए हमें जिस मीडियम ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम मनी कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाइए, मनी सप्लाई क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। मान के चलिए कि अभी आरबीआई के द्वारा जितनी भी करेंसी मार्केट के अंदर इशू की गई है वो क्या है? सप्लाई ऑफ मनी है। क्या है वो? सप्लाई ऑफ मनी है। एग्री विद दिस? यहाँ पर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना। अब मनी क्या है? स्टॉक है या फ्लो है? यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई क्या है? एक स्टॉक है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? प्रीडिटरमाइंड है। प्रीडिटरमाइंड कैसे? कि भाई आरबीआई कह रहा है कि मैंने इतनी मनी जो है मार्केट के अंदर सर्कुलेट की हुई है।
मैंने मार्केट के अंदर इतनी जो मनी है वो क्या की हुई है, सर्कुलेट की हुई है, तो वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया ना। इसका मतलब है कि टोटल क्वांटिटी विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, कि भाई मार्केट बाजार के अंदर ट्रांजेक्शन लेन देन करने के लिए, है ना, मार्केट में आरबीआई ने सप्लाई की हुई है। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको स्टॉक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? इसके पॉइंट ऑफ टाइम के बाद की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मनी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी आते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं साहब, वो भी चर्चा में हम लोग रख लेते हैं। तो एक तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। अच्छा, मनी के ना कुछ फॉर्मूलेज हैं, M1 M+M2 M3, इस तरीके से। तो पहले हम ना करेंसी की बात कर लेते हैं, M1 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, मेरे पास कुछ कैश रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ होगा, तो अभी क्या है, अभी ऐसी करेंसी, ऐसे नोट्स और कॉइन्स जो क्या है हमने अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है, या जितनी करेंसी जो है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझो। यहाँ पे मनी सप्लाई क्या है? कंसिस्ट ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक आउटसाइड द बैंक, बैंक के बाहर। मेरे पास, मेरी जेब में हो सकता है, मेरे घर पे हो सकता है ना, लेकिन बैंक में नहीं है। किस में नहीं है? बैंक में नहीं है। क्लियर है? तो बैंक से बाहर की, किसी भी तरह के बैंक से बाहर की अगर कोई मनी है, उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इसके बाद आता है हमारा, तो इसमें करेंसी नोट्स आ सकते हैं, कॉइन्स आ सकते हैं। इसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट। अब यहाँ पर ना एक चीज़ समझने वाली बात है, मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इन्होंने एक बैंक में जो है अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है। ये ICICI बैंक है, ये ICICI बैंक है। क्लियर कहानी यहाँ तक? इन्होंने सेविंग अकाउंट खोला हुआ है और इन्होंने करंट अकाउंट खोला हुआ है। ये भी बात समझ में आ गई। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट आप लोग समझते होंगे अच्छे से, हाँ। तो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो हम आगे भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं हमारे, मैंने रामलाल, राम ही रहने दो, इनको लाल कर लो, राम और लाल। तो राम ने अपने सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपये जमा किए हुए हैं। कितने जमा किए हुए हैं? 5,000। लाल ने अपने करंट अकाउंट में भी 5,000 रुपये जमा किए हुए हैं। अब दोनों के साथ कंडीशन अप्लाई किया है कि राम अगर बैंक से जब भी चाहे पैसा निकालने का आदेश बैंक को दे सकता है ना, और बैंक को उस आदेश की पूर्ति करनी होगी। भाई राम अगर आज बैंक पे जाए कि साहब मेरे 5,000 रुपये निकाल करके दो, तो बैंक मना कर देगा क्या? नहीं करेगा। बैंक क्या करेगा? पे कर देगा। यही बात है। लाल भाई साहब जाए तो मना कर देगा क्या? नहीं करेगा, पे कर देगा। लेकिन दोनों में डिफ्रेंशिएशन तो होना चाहिए ना। अब डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? बोलो, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन ये है कि राम ने जो मनी जमा किया हुआ है, दोबारा सुनो, राम जी ने जो मनी जमा किया हुआ है ICICI बैंक में, उसे निकालने की एक लिमिट है कि आप महीने में केवल इतनी ही बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर राम दिन में 10 चक्कर बैंक के लगाता है कि साहब इतना रुपया पैसा जमा कर दो, इतना रुपया पैसा निकाल दो, इतना रुपया पैसा जमा कर दो, इतना रुपया पैसा हमारा निकाल दो, तो बैंक वाले क्या बोलेंगे? जो भी करना है एक साथ करो, अपने बस की नहीं है बार बार तुम्हें ही देखते रहें,
और बाकियों को ना देखें, इसका मतलब क्या है कि राम के पास लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है जो कि वो कर सकता है अपने बैंक के साथ। इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पर बैंक उससे पेनल्टी चार्ज कर सकता है। पहली कहानी। इसका मतलब ये है कि राम जितनी भी बार चाहे उतनी बार डिमांड करके डिपॉजिट नहीं ले सकता, लेकिन लाल अगर दिन में 10 बार भी जाएगा और 10 बार निकालेगा तो भी बैंक उसको मना नहीं करेगा। इसीलिए टेक्निकली हम जब भी डिमांड डिपॉजिट की बात होती है तो हम करंट अकाउंट को ही डिमांड डिपॉजिट के रूप में जानते हैं। हालांकि सेविंग अकाउंट भी डिमांड डिपॉजिट माना जाता है, लेकिन टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करें कि डिमांड डिपॉजिट जब भी आपने जितनी बार भी आप डिमांड करोगे आपको पैसा मिल जाएगा, तो ये जो कंडीशन है ये केवल और केवल करंट अकाउंट में ही फुलफिल होती है। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई है? अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है तो हम पीछे वापस से आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस से आ रहा हूँ, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। करेंसी नोट्स और कॉइन्स, जो लीगल टेंडर, इसको आपको पता ही है, और डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, जो भी डिमांड डिपॉजिट है वो सारी की सारी जो है मनी सप्लाई में काउंट होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, मान के चलिए उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने एक, मैं पेन चेंज कर लूँ, ये वाला सही रहेगा, रेड ले ले, रेड। ये ICICI है और ये एक्सिस बैंक है। कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक है। कुछ पैसा ICICI ने एक्सिस बैंक के पास जमा कर रखा है। ICICI ने किसके पास जमा कर रखो? एक्सिस बैंक के पास। तो ऐसी डिपॉजिट को, दोबारा ध्यान से, ऐसी डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं? इंटर बैंक डिपॉजिट। क्या बोलते हैं हम? इंटर बैंक डिपॉजिट, जिसको मनी सप्लाई में शामिल नहीं किया जाता। क्लियर कहानी? सही है साहब। अब ध्यान देने वाली कौन सी बात है? कमर्शियल बैंक के पास भी टाइम डिपॉजिट होता है पब्लिक का, जैसे FD हो गया, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। माने M1, M2, M3 होते हैं, तो M1 में इसको शामिल नहीं किया जाता। M2 में M1 को भी शामिल किया, तो M1 में बेसिकली क्या होगा? एक तो आपका जितना भी करेंसी, ये M1 में बता रहा हूँ, है ना, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, ये M1 में शामिल होगा। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, है ना, या जो हमारे जैसे नाबार्ड बैंक हैं, एग्जिम बैंक हैं, उनके साथ अगर उनका डिपॉजिट हो गया RBI के साथ, उनको शामिल किया जाता है। पोस्ट ऑफिस की जो जमा पूंजी है उसको शामिल किया जाता है। तो इस तरह से केवल अल्टीमेटली सारी चीज़ें ही शामिल हो जाती हैं, धीरे धीरे करके वो स्कोप वाइड है उसका, है ना। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं? अभी हम केवल एक चीज़ समझ रहे हैं कि जो मनी सप्लाई है स्मॉल लेवल में वो कैसे कंसिडर होती है। तो उसमें क्या क्या शामिल है? एक तो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक के द्वारा हेल्ड है, प्लस बैंक डिपॉजिट विद RBI, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट विद, सॉरी, बैंक डिपॉजिट विद RBI। क्लियर है ये वाली बात? अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़े। तो अभी तक हमने क्या समझा है? कि जो इसको मैं एक बार, इसको मैं यहाँ पर ले जाऊँ क्या? इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ।
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो M1 में शामिल क्या है, M1 में शामिल है करेंसी नोट, यहाँ पे ना क्लियर हो जाएगा, करेंसी नोट प्लस कॉइन्स, नोट प्लस कॉइन्स प्लस बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, ठीक है ना। M2 में क्या हो जाएगा, M2 में क्या हो जाएगा, M2 में M1 तो शामिल रहेगा ही रहेगा, प्लस जितनी भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या शामिल होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ प्लस अदर बैंक डिपॉजिट, अदर बैंक डिपॉजिट। M3 में क्या शामिल होगा, M3 में M2 तो शामिल हो गई होगा, M2 में M1 है, प्लस मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट फंड, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और M4 में क्या शामिल है, M3 और जितनी भी हमारी लीस्ट लिक्विड एसेट है, जितनी भी हमारी क्या है लीस्ट लिक्विड एसेट, वो सारी की सारी क्या है इसके अंदर शामिल की जाती है। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई है? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम फिर आगे की चर्चा करते हैं, और जब हम आगे चर्चा करेंगे तो इन शॉर्ट हमने आज ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। आज हमने क्या किया है, आज हमने ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो सब टॉपिक्स को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। और अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। और उस नेक्स्ट टॉपिक पर जाने के से पहले आप ये जो आपको स्क्रीन पर पिक्चर शो हो रही है, आप चाहे तो इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो आपने पीछे ले ही लिए होंगे। अब हम बात करेंगे मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, है ना। क्या, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो जो मनी क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक्स का, वो कैसे होता है ना, वो कैसे होता है, कैसे हम मनी क्रिएशन होता है। एक तो होता है देखो क्रेडिट क्रिएशन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। और इसको हम किस नाम से और भी जानते हैं, डिपॉजिट क्रिएशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब ये होता क्या है, अब ये होता है क्या है, देखो कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, डिपॉजिट करता है पब्लिक से, और जो डिपॉजिटर है वो विड्रॉ करने के लिए फ्री होते हैं। आप कभी भी उस अमाउंट को क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, चेक लिख सकते हो, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट। इसी के आधार पर जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं वो समझने वाली बात है ना, वो कैसे करते हैं वो समझने वाली बात है। अब मान करके चलो कि कमर्शियल बैंक के पास ये आपका कोई एक बैंक है, ठीक है, और ये आपका कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने बैंक में 100 रुपये 1000 रुपये जमा करे। कितने रुपए जमा करे, 1000 रुपये जमा करे। तो बैंक क्या करेगा, बैंक इसे किसी फर्म को दे देगा। ये ICICI बैंक मान लो, और ये क्या मान लो, ये क्या मान लो, कोई फर्म मान लो, फर्म लिख देता हूँ ना सीधा, फर्म मान लो। तो बैंक क्या बैंक इस व्यक्ति को 1000 के 1000 रुपये दे देगा? तो जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सर कैसे होता है, हर बैंक जो होता है वो कुछ अमाउंट जो है अपने पास क्या कर लेता है, रिजर्व के रूप में स्टोर करके रख लेता है। किसके रूप में स्टोर करके रख लेता है, रिजर्व के रूप में। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति माने राम बैंक में 1000 रुपये जमा कर रहा है, तो जो बैंक है वो उन 1000 में से कुछ रिजर्व, जिसको LRR के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, LRR के नाम से जानते हैं, वो उठा करके रख लेगा। और बाकी जो बचा हुआ है वो किसको दे देगा, फर्म को दे देगा। मान के चलिए आपका LRR @ 20% है, तो 1000 का 20% कितना हो गया, 200 रुपये। कितना हो गया, 200 रुपये हो गया 20%। तो जो बैंक है वो 200 रुपये किसके पास रख लेगा, अपने पास रख लेगा, और 800 रुपये किसको दे देगा, फर्म को दे देगा। किसको दे देगा, 800 रुपये फर्म को दे देगा, और 200 रुपये किसके पास रख लेगा, अपने पास रख लेगा। तो ये जो 200 रुपये हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, LRR बोला जाता है। बोलो ये वाली बात क्लियर हो गई क्या? अच्छा, LRR के भी बहुत सारे अनेकों नाम हैं।
इसको रिजर्व रेशो भी बोला जाता है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो भी बोला जाता है, रिजर्व डिपॉजिट रेशो भी बोला जाता है, लीगल रिजर्व डिपॉजिट रेशो भी बोला जाता है। अब भाई साहब किसी भी नाम से आ सकता है, कोई आपसे पूछ के तो आएगा नहीं, तो आप इन विषयों का भी ध्यान में रखें, नोट कर लें। तो LRR समझ में आ गया। अच्छा, क्या ये लीगली मैंडेटरी है? हाँ जी साहब, बिल्कुल मैंडेटरी है, लीगली मैंडेटरी है। ठीक है। अब LRR में क्या होता है कि भाई जो बैंक है सर, ये तो हमने समझ लिया कि बैंक जो है अपने पास एक फॉर्मेट रखेगा LRR का। किसका रखेगा? LRR का। वो भी कितने रुपए? 200 रुपये। लेकिन सर ये जो 200 रुपये हैं, क्या ये बैंक अपने ही पास रखता है? तो मैं कहूँगा नहीं। तो आप कहोगे सर क्यों? तो मैं कहूँगा कि बैंक इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। बैंक इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ये कहता है कि भाई देखो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुमने पैसा दे दिया, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो एक काम करने का कि आप CRR क्रिएट करो उसमें से, और एक SLR क्रिएट करो। अब सर ये क्या लोचा है? देखो, CRR माने कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है। सेंट्रल बैंक तो लिखा हुआ है, अपने को क्यों मेहनत करनी लिखने की? CRR किसके पास रखा जाता है? सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है। तो सर SLR कौन रखता है? बैंक खुद। वो खुद बैंक के पास रखा रहेगा डिपॉजिट के रूप में, लिक्विड एसेट के रूप में। क्लियर है? क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? ओके। SLR का फुल फॉर्म क्या है? स्टेचुअरी लिक्विड रेशो। कई बार यहाँ से सीधा फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन बन जाता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। LRR लिक्विड रिजर्व रेशो, जिसके मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे। रिक्वायर्ड रेशो, सॉरी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, रिजर्व रेशो, है ना, लिक्विड सॉरी लीगल डिपॉजिट रेशो, लीगल रिजर्व डिपॉजिट रेशो, है ना, या रिजर्व डिपॉजिट रेशो, ये सब इसके नाम हैं। तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर कहानी? रेट वगैरह से रिलेटेड प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि ये क्या होता रहता है, चेंज होती रहती है। क्लियर कहानी यहाँ तक? तो इसका मतलब सर सीधी सीधी बात हमें ये समझ में आई है अभी तक, जो आपने हमें यहाँ समझाया था, कि जो ये बैंक हैं, ये जो सर बैंक है, ये जो 200 रुपये इसने उठा करके रखे हैं, यही है ना कि राम ने 1000 रुपये जमा किए, तो बैंक सारा पैसा उठा करके नहीं दे देगा, वो थोड़ा सा पैसा उठा करके रख लेगा। तो राम ने 200 रुपये उठा करके रख लिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर राम बैंक ने जो 200 रुपये उठा करके रखे, तो बैंक बाकी के 800 रुपये लोन के रूप में दे देगा, और ये जो 200 रुपये है, अब इसका ट्रीटमेंट वो 2 पार्ट में कर देगा। एक तो वो CRR क्रिएट कर देगा गिवन परसेंटेज से, और एक वो SLR क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा? SLR। CRR जो क्रिएट की गई है, CRR जो क्रिएट की गई है, वो तो रहेगी RBI के पास। यही तो कह रहे हो सर? हाँ, यही कह रहा हूँ। और सर जो SLR रहेगी वो ICICI बैंक खुद अपने पास रख लेगा। उसमें सर पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक रख लेगा अपने पास, SBI का केस चल रहा है तो SBI रख लेगा। कुल मिलाकर के जो भी बैंक है वो अपना पैसा कुछ अपने पास रख लेगा। तो इसका मतलब ये है LRR को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया, CRR और SLR में। CRR RBI के पास जमा होता है और SLR बैंक खुद अपने पास रख लेता है। सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे क्या? अब आगे ये है कि मनी क्रिएशन होता कैसे है। अब देखो, मान के चलिए कि आपके पास केवल एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम है पूरी अर्थव्यवस्था में, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक के माध्यम से होती हैं, है ना। किसके माध्यम से होती हैं? बैंक के। तो 2 चीज़ें समझ में आ गई। हाँ सर, 2 चीज़ें समझ में आ गई। कौन कौन सी बात समझ में आई? कि सर एक बात तो हमें ये समझ में आई कि पूरे इकोनॉमी के अंदर एक ही बैंक है, ICICI बैंक।
दूसरी बात हमें ये समझ में आई कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो सारी की सारी बैंक के थ्रू हो रही हैं। बहुत बढ़िया, बस इतनी बात समझनी है आपको आवश्यक है। तो एक व्यक्ति डिपॉजिट कर रहा है और एक व्यक्ति उसको निकाल रहा है। अब देखो समझो, मान के चलिए कस्टमर ने 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए बैंक में, ठीक है सर कर दिए, और सेंट्रल बैंक ने कहा आरबीआई ने कि आपको 20% जो है रिजर्व क्रिएट करने, ठीक है सर, जो आपने भी 200 रुपये बताए थे, हाँ बिल्कुल भाई, तो यहाँ पे मैंने तो 200 बताए थे, लेकिन अब यहाँ पर आप कितने मान लोगे सर? 2,000 मान लेंगे, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सर बैंक हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट फॉर विच बैंक शुड लेंड दिस मनी टू समवन। तो इसका मतलब क्या है कि सर एक बात बताओ, राम ने 10,000 रुपये बैंक में जमा करे, बैंक ने 20% मैंने 2,000 अपने पास रखे, 8,000 रुपये उसने किसी को दे दिए, कोई भी होगा वो, तो सर बैंक राम ने जो पैसा जमा किया है उस पर इंटरेस्ट भी देगा, देगा कि नहीं देगा? बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, जो राम को बैंक इंटरेस्ट पे करेगा और बैंक ने जो किसी पार्टी को, फर्म को लोन में पैसा उधार दिया है, उससे क्या वो इंटरेस्ट वसूल करेगा या नहीं करेगा? अरे सर उस पर तो बहुत महंगा इंटरेस्ट मिलता है, इतना तो हमें देते नहीं है, देंगे 3-4%, लेंगे 10, 12, 18, 25%, ख़त्म ही नहीं होता। आप एक बार लोन लेकर के देख लो बैंक से, मजा ले जो ख़त्म हो जाए। एग्जैक्टली माई पॉइंट, अब समझो आ गया। तो इसके लिए बैंक को के लिए ज़रूरी है कि उसके पास पैसा हो। बिल्कुल सही बात है भाई, जो ऑब्लिगेशन बैंक का बन गया है उतना पैसा तो उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। हाँ बात तो सही है। तो अगर LRR 20% है और बैंक 20% डिपॉजिट रख लेता है अपने पास, इसका मतलब कितने रुपए? 2,000 रुपये। हाँ सर 2,000 की बात हुई थी पीछे, और बाकी के 80% मतलब 8,000 क्या कर देता है? उधार दे देता है। हाँ सर बिल्कुल यही बताया था आपने। और जिसने बोरो किया है वो ये मनी क्या कर देता है? इस खर्च कर देता है, और 8,000 वापस किस में आ जाते हैं? बैंक में आ जाते हैं। समझ आ रही है ये वाली बात? मैं समझ पा रहे हो? ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हो रही है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन किस में हो रही है? बैंक में हो रही है, केवल एक ही बैंक है। तो ICICI, अच्छा देखो इसको ना मैं ऐसे समझा देता हूँ, इसको यहाँ पे देखो, अभी मैं इसको ना टेबुलेशन में समझाऊंगा, बेफिक्र रहो। अभी राम ने बैंक में पैसा जमा करा, हाँ जी कर दिया। बैंक ने कितना रुपया रखा सर? 20%, 2,000 रुपये। कितना दे दिया? 8,000। क्या जिसको 8,000 रुपया मिलेगा वो खर्च नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। किसके थ्रू सर? बैंक के थ्रू करेगा, क्योंकि आपने कहा बैंक के अलावा कहीं ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। बहुत बढ़िया। अब बैंक वापस सारा 8,000 दे देगा? नहीं सर, 20% की बात हुई है ना, तो 20% रखेगा, बाकी दे देगा। तो बाकी कितना देगा सर? अब 8,000 का 80% तो 6400 बनता है, तो 6400 फिर वो वापस से दे देगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? फिर 6400 रुपये जो बैंक से लेगा वो कहीं ना कहीं खर्च करेगा, फिर वो कहाँ पर आ जाएंगे सर? वापस बैंक पे आ जाएंगे। फिर बैंक कितना क्रिएट करेगा सर? 20%। फिर कितना वापस कर देगा सर? 20% माइनस कर दो 6400 में से, तो सर 6400 में से 20% माइनस कर दे तो 5120 आ गया। अब वो 5120 रुपये कोई और लेगा? हाँ जी सर बिल्कुल लेगा। फिर बैंक 80% जो है खर्च कर देगा, हाँ सर 4,096। इसी तरह से बैंक 20% क्रिएट कर करके जो है पैसा क्या करता रहेगा? देता रहेगा। पैसा क्या करता रहेगा? वो 20% माइनस कर करके देता रहेगा। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलो 1 मिनट देना बस मुझे। 20% है ना? चलो क्लियर है ये वाली बात? आगे आ जाओ। अब मैंने करा क्या? मैंने क्या कहा था? मैंने आपको टेबल में बताऊँ। देखो पहली टेबल, पहले राउंड में क्या हुआ? 10,000 डिपॉजिट हुए, हाँ सर। लोन के रूप में कितने चले गए सर? 8,000। बहुत बढ़िया सर, सर बहुत सही सर, समझ गए ये वाली बात, समझ गए। तो रिजर्व कितने का मेंटेन हो गया सर? 2,000 का। ओके ठीक ठीक ठीक। ये 8,000 किसको दे दिए जाएंगे सर? दूसरे राउंड के लिए रेडी हो गए। बहुत सही। अब इन 8,000 में से, ये 8,000 किसको में से 20% मेंटेन किया जाएगा रिजर्व? हाँ सर 6400 दे दिए जाएंगे, 1600। और फिर ये 6400 रुपये किसको? अगली पार्टी के लिए रेडी हो जाएंगे।
फिर इनमें से क्या किया जाएगा सर, फिर इनमें से रिजर्व मेंटेन करके निकाल दिया जाएगा। और सर ये क्रम जो है तब तक चलता रहेगा जब तक आपका टोटल रिजर्व, जब तक आपका टोटल रिजर्व किसके इक्वल नहीं हो जाता, आपकी इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल नहीं हो जाता। अब जब आपका इनिशियल डिपॉजिट, कौन सा डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, आपके टोटल रिजर्व के, किसके इक्वल हो जाएगा, आपके टोटल रिजर्व के इक्वल हो जाएगा। उस पॉइंट पर, आप समझ रहे हो, उस पॉइंट पर आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। देखो आप इसको करके देखोगे ना जब आगे, तो आप देखना ये कितना टाइम्स हो जाएगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस, क्लियर है? क्लियर है कहानी ये वाली? चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर ये समझ में आ जाएगी कि हमारा जो मनी क्रिएशन है, इसको मैं कहाँ पे कर दूँ, चलो यहीं पर समझ लेते हैं। तो इसका जो मनी क्रिएशन है, माने सर हमने 10,000 जो है वो डाले, बहुत सही, और सर 1/LRR हमारा, ये भी याद रखना, ये वाला जो है इन टोटल डिपॉजिट क्रिएशन माने इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/LRR, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/0.2। सर 0.2 कहाँ से आया सर, बताना ज़रा, बताओ तो सर। देखो LRR कितना है, 20%। 20% का मतलब क्या है, 20/100। 20/100, इस 100 को ऊपर ले जाओ, हाँ सर हो जाएगा ऐसी। तो कितना आ जाएगा, 100/20, तो कितना आ गया सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट्स इक्वल टू द 50,000। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? ठीक है ना? तो ये इसको हम मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, मनी मल्टीप्लायर। और यही आपका जो है मनी क्रिएशन कहलाता है कमर्शियल बैंक का, या क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। और इस क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है कौन, RBI। कौन करता है इसको, RBI। ठीक है साहब, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है। मनी मल्टीप्लायर क्या है, या क्रेडिट डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या है, बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज ड्यू टू गिवन चेंज इन डिपॉजिट। जो भी डिपॉजिट में चेंज आ रहा है उसके कारण से, उसके कारण से क्या हो रहा है, आपका जो डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। वो हमने डिस्कस कर ही लिया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये भी सेम वही कहानी है। यहाँ पर इस तरह से भी आ सकता है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है, 1/LRR, है ना, ये एक चीज़ है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं। वही है, देखो मनी मल्टीप्लायर 1/LRR, 5 टाइम्स टोटल क्रेडिट क्रिएशन 50,000, वही सारी चीज़ें हैं, है ना। क्लियर है, देख लेना। लीगल रिजर्व रेशियो हम लोग ऑलरेडी से क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि जितना ज़्यादा लीगल रिजर्व रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा कम क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगा। क्यों, समझो। मान के चलिए ICICI बैंक 20% रिजर्व क्रिएट करता है, हाँ सर ठीक है। अब RBI ने वो रेट बढ़ा करके 40% कर दी, तो राम ने ICICI में जमा कितने किए सर, 10,000। रिजर्व कितने का क्रिएट हुआ सर, 4,000। मनी लैंड कितनी होगी सर, 6,000। तो पहले मनी लैंड कितनी हो रही थी सर, 8। ओके, तो सर इसका मतलब ये है कि अगर मनी लैंड 6,000 होगी तो अगला व्यक्ति खर्च भी फिर 6,000 ही करेगा, और पहले व्यक्ति 8,000 खर्च कर रहा था, तो पहले बैंक को ज़्यादा फायदा हो रहा था, अब बैंक को कम फायदा हो रहा है। इसका मतलब, फायदे का मतलब क्या है कि पहले बैंक ज़्यादा मनी क्रिएट कर पा रहा था इन कंपैरिजन ऑफ दिस,
और अगर सर कम कर दे तो उल्टा कर दो। आरबीआई ने 10% कर दी, तो पहले 10,000 पर 20% लग रहा था, मैंने 2,000, अब कितना रिजर्व मेंटेन कर रहा है 9,000। 10% और 9,000 लैंड कर रहा है, पहले 8,000 लैंड हो रहे थे, तो अब ज़्यादा होगा। समझ में आ गई ये वाली बात? ये वाली बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही जो है हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि कई बार किस तरह से उस पर और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर है? फिर वापस से वही देखो, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी जो बैंक है वो मनी क्रिएट करता है, कमर्शियल बैंक से मनी क्रिएट करते हैं। देखो बहुत सीधा सीधा सा मैं मानता हूँ, एक चीज़ समझो, मनी क्रिएशन का सीधा फंडा बता दो। ये तो सब फॉर्मूलाज वाली कहानी है। आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर हमें 10,000 रुपये दे दो। मैंने कहा ठीक है दे दूंगा, 15% पर इंटरेस्ट लगेगा। सर ठीक है ले लेना। मैंने एक व्यक्ति से 10,000 रुपये उठाए और उसको 10% से 10% पर, अब मैं उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट दूंगा? सर 10%। आपसे कितना लूंगा? सर 15%। बीच में जो मनी क्रिएट हुआ वो क्या है? मनी जनरेशन, मनी क्रिएशन है। वो सीधी सी कहानी मेरी ये है, ठीक है। बाकी चीज़ें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। तो ये टर्मोलॉजीज आज हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी इसके बाद हम जो है सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं, है ना, सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं उन सब को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आपने कुछ नया सीखा है या कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हुआ है, डाउट सॉल्व हुए हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर कर देना, ताकि सभी को इसका एडवांटेज मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जितने भी ग्रुप्स पे आप जुड़े हुए हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ सब जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।